ये कहा गया है कि एक समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, खबर कह रही है, और आपको सिर्फ मस्जिद दिखती है, मजार दिखती है, दरगाह दिखती है, कब्र दिखती है, ईदगाह दिखता है, कब्रिस्तान दिखता है। हाँ, यही दिखता है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आप उन चीफ जस्टिस से एक ऑर्डर और करा दो कि पूरे देश में जितनी अवैध मस्जिद, मदरसा, पीर, दरगाह, कब्र, कब्रिस्तान है, उनकी जांच कर लो, वो सरकारी जमीन पे है या नहीं है। अगर वो सरकारी जमीन पे है तो हटा दो। आप साथ खड़े रहना, मेरा साथ देते रहना, ये शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना, आवाज उठाते रहना। ये एक दिन जरूर गिरेगी और सड़क खाली होगी। हमारे मंदिरों पर रहम करिए मौलाना साहब। हम मस्जिद के लिए कोर्ट गए, मैं भी तो कहता हूँ हमारी हम मस्जिदों के लिए कोर्ट नहीं गए मौलाना साहब। कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं। इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड ये जो इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और देखना एक दिन ये मदीना मस्जिद अतिक्रमण हटेगा और पार्क की जमीन खाली होगी। राम राम। वैसे बोले कि चलो पहले हम वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते जहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। आज की रिपोर्ट बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि क्या हो रहा है, और बाबा साहब के संविधान अगर नहीं होता तो क्या होता। आज भी कुछ लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो उसको मान रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। जी हाँ, कहा गया है बार बार मस्जिदों पर PIL वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है क्या, ये कोर्ट ने कहा है। अब क्यों, किसको कहा है, क्यों कहा है, आइए समझते हैं। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ लगातार जनहित याचिका दायर करने पर सेफ इंडिया फाउंडेशन को कड़ी फटकार लगाई। अब आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कहा कि NGO जनहित याचिका PIL की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। सुनवाई के दौरान जजों ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा, सुनिएगा ये बात, क्या आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं? सुना आपने? उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को समाज की अन्य गंभीर समस्याएं दिखाई नहीं देती। स्वच्छ पेयजल की कमी, भूख, गरीबी और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों के मुद्दे नजरअंदाज किए जा रहे हैं, जबकि केवल धार्मिक संरचनाओं से जुड़े कथित अतिक्रमणों को ही निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों पर रहम करिए, हमारे मंदिरों पर रहम करिए मौलाना साहब। हम मस्जिद के लिए कोर्ट गए, मैं भी तो कहता हूँ हमारी मस्जिदों हम मस्जिदों के लिए कोर्ट नहीं गए मौलाना साहब। मैं भी कह रहा हूँ हमारी पूजा मस्जिदों पर स्थल तोड़े, हमारे मंदिरों को टारगेट मत करो मौलाना साहब। हमें यहाँ इस देश में रहने दो, हमारे मंदिरों को टारगेट मत करो। हम मस्जिद के लिए कोर्ट नहीं गए, आप कोर्ट की पिटीशन निकलवा लीजिए। हम मस्जिद के लिए कोर्ट नहीं गए, हम गए पब्लिक लैंड पर डायग्नोस्टिक के सेंटर के विरोध में, हम गए मैटरनिटी सेंटर के विरोध में, हम गए पार्किंग के विरोध में, हम गए वहां पर बरातघर के विरोध में, हम गए सड़क पर कब्जा। ये बात कोर्ट ने कही, तभी हम कहते हैं कि हमारा संविधान, हमारा देश बहुत मजबूत है। जी हाँ, अदालत ने कहा कि हर सप्ताह किसी ना किसी मस्जिद या दरगाह के खिलाफ PIL दाखिल करना उचित नहीं है और इससे PIL की मूल भावना कमजोर होती है। समझे आप? मामले में गिरी नगर स्थित एक मस्जिद को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताया गया। दिल्ली सरकार ने इसे अतिक्रमण बताया, जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दलील दी कि ये अधिसूचित संरचना है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की है। भूलना मत, याद रखना, ये जामा मस्जिद गिरीनगर की है। इस संघर्ष में हमारा साथ देते रहना। कालकाजी में बीच सड़क में ये अवैध मस्जिद है और पूरी की पूरी सड़क के ऊपर है, सड़क की ज़मीन पर है। देश की राजधानी में सड़क घेर ली, कोई मंत्री, कोई नेता नहीं बोला, कभी संसद विधानसभा में इसकी चर्चा नहीं हुई। आप साथ खड़े रहना, मेरा साथ देते रहना, ये शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना, आवाज़ उठाते रहना। ये एक दिन जरूर गिरेगी और सड़क खाली होगी। अब सुनिए आगे की बात। बार बार मस्जिद ही क्यों? सुनिए फिर से, बार बार मस्जिद ही क्यों, दरगाहें ही क्यों,
कोर्ट की फटकार से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कहते हैं जो गलत है उसको गलत बोलिए। दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी सिर्फ एक याचिका पर नहीं बल्कि उस ट्रेंड पर है जिसमें जनहित याचिका को एक तरफा एजेंडे का औजार बनाए जाने का आरोप लग रहा है। अदालत ने साफ कहा, हर हफ्ते मस्जिद या दरगाह के खिलाफ PIL दाखिल करना ना तो जनहित है और ना ही न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान। कोर्ट का सवाल सीधा था, जब देश में पानी, भूख, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे मौजूद हैं तो PIL का फोकस बार बार धार्मिक ढांचों पर ही क्यों? ये कहा गया है कि एक समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, खबर कह रही है, और आपको सिर्फ मस्जिद दिखती है, मजार दिखती है, दरगाह दिखती है, कब्र दिखती है, ईदगाह दिखता है, कब्रिस्तान दिखता है। हाँ, यही दिखता है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात, तो जिन चीफ जस्टिस का आप आदेश छाप रहे हो, ये बात कोर्ट में हुई या नहीं हुई ये अदरवाइज बात है। आप उन चीफ जस्टिस से एक ऑर्डर और करा दो कि पूरे देश में जितनी अवैध मस्जिद, मदरसा, पीर, दरगाह, कब्र, कब्रिस्तान है उनकी जांच कर लो, वो सरकारी जमीन पे हैं या नहीं है। अगर वो सरकारी जमीन पे है तो हटा दो, मेरी आवश्यकता ही क्यों है? एक जर्नल ऑर्डर पास करा के और इनकी जांच करा दो। मैं तो कह रहा हूं चीख चीख कर, पूरे देश पे कब्जा किया जा रहा है। वकफ के बाद अगर पूरे देश पर सबसे बड़ी जमीन की मलकियत किसी के पास है तो ये अवैध मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की, दरगाहों की, खानगाहों की ये मैनेजिंग कमेटी है जिसने आधे देश पर कब्जा किया हुआ है। जर्नल ऑर्डर कराकर जांच करा दो। मेरे साथ देश की आधे से ज्यादा जनता खड़ी है और नहीं खड़ी हुई तो आगे चलकर खड़ी होगी। हम लड़ेंगे इस अन्याय के खिलाफ, इस अतिक्रमण के खिलाफ, और ऐसी टिप्पणियों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। PIL की भावना बनाम PIL का इस्तेमाल, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। PIL की मूल भावना कमज़ोर तब होती है जब उसे चुनिंदा समुदाय या ढांचों तक सीमित कर दिया जाए। अदालत ने ये रेखांकित किया है कि केवल धार्मिक संरचनाओं से जुड़े कथित अतिक्रमणों को लगातार निशाना बनाना असंतुलित और सवालों के घेरे में है। अब आपको पता ही है कि ये दिल्ली में इस तरह के मस्जिदों और दरगाहों को निशाना कौन बना रहे हैं। वो एक फाउंडेशन है जिसका सेफ इंडिया नाम है और उसको चला रहे हैं प्रीत सोही। अब प्रीत सोही कौन है? फैज़े इलाही मस्जिद, देवरिया दरगाह और सोशल मीडिया विवाद प्रीत सोहित का बैकग्राउंड है। समझ लीजिए कि प्रीत सोहित एक अपने आप को एक्टिविस्ट याचिकाकर्ता के तौर पर बताते हैं जिनका नाम सेफ इंडिया फाउंडेशन से जुड़ी याचिकाओं में सामने आता है। उनकी ओर से धार्मिक संरचनाओं, खासकर मस्जिदों और दरगाह से जुड़े कथित अतिक्रमण के मामलों में PIL दाखिल की जाती है। राम राम। मदीना मस्जिद F ब्लॉक मंगोलपुरी, हमारे 2 दावे थे, दोनों दावे विभाग ने स्वीकार कर लिए आज कोर्ट में कि ये डूसिप की जमीन है, सरकारी जमीन है, पब्लिक लैंड है और ये ग्रीन पार्क है। ये दोनों बात उसने स्वीकार कर ली और इस पे अगली सुनवाई अप्रैल में होनी है। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और देखना एक दिन ये मदीना मस्जिद अतिक्रमण हटेगा और पार्क की जमीन खाली होगी। राम राम। आलोचकों का आरोप है कि उनका फोकस चुनिंदा धार्मिक ढांचों तक सीमित रहता है जबकि वो इसे कानून और सार्वजनिक भूमि की रक्षा से जोड़ते हैं, लेकिन उनके निशाने पर मस्जिद और दरगाहें ही रहती हैं। स्रोई या उनकी संस्था की मंशा को लेकर विवाद बहुत ज़्यादा है। समर्थक इसे कानूनी लड़ाई बताते हैं जबकि ज़्यादातर लोग, और ऐसा दिखता भी है, कि ये चयनात्मक निशाना करार देते हैं, जैसे कि चुन चुन कर ये मस्जिद और दरगाहों पर ये बात कर रहे हैं। और ये बात कोई हम नहीं कह रहे, ये एक बात कोई आलोचक नहीं कह रहे। ये बात अगर आप उनकी फेसबुक पोस्ट पे या उनकी पोस्ट पर जाएंगे आप खुद समझ जाएंगे कैसे वो खुलकर इंसान तभी आता है जब उसके पीछे कोई समर्थन होता है। ये भी जग जाहिर है। रामलीला मैदान अतिक्रमण पर कार्रवाई होने के बाद मैं बहुत सारे उलेमा, मौलाना, धर्मगुरु और ओवैसी जैसे नेताओं की बयानबाजी सुन रहा हूँ। तो मैं इन्हें बताऊं कि बहुत जल्दी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और ग्रीनगर मेट्रो स्टेशन है एक दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, कालकाजी के पास, और उस ग्रीनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जो सर्विस रोड है वो सर्विस रोड वक्फ करके और जामा मस्जिद ग्रीनगर बना दी गई है। तो कल को जब वो अतिक्रमण हटे तो तुम ये मत कहना कि हमें सूचित नहीं किया था, हमें बताया नहीं था
और ये तो 500 साल पुरानी मस्जिद थी, ये तो 10,000 साल पहले वक़्फ़ हो गई थी। तो अभी जाओ, अपने कागज़ ढूंढ लो, अपनी जांच कर लो। अब फैज़-ए-इलाही मस्जिद का मामला देख लीजिए। ये मामला अतिक्रमण बनाम वक्फ अधिसूचना के टकराव से जुड़ा है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण वक्फ बोर्ड का पक्ष था, अधिसूचित धार्मिक संरचना है। कोर्ट ने तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई जारी रखी। किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना अभी शेष है। यहाँ पर हम आपको मसरूर सिद्दीकी साहब का एक बाइट सुना दें, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें जो गलती है वो गलती कमेटी की। आप समझिए कि भाई सब कुछ सही है, लेकिन आप शादी घर चलाकर और उसमें एक कमर्शियल एक्टिविटी कराना वक्फ की ज़मीन पे जो गलत है, जो कमेटी को नहीं करना चाहिए था, तो वो आप सुन लीजिए। तो इसी के कारण जब हम थोड़ा सा भी गलत होते हैं तो दूसरा आदमी, जिस तरह का माहौल आता है, वो उसको ग्रैब कर लेता है और पूरा एक समुदाय बदनाम हो जाता है कि भाई ये अतिक्रमण कर रहे हैं। जज साहब ने वो बात भी मान ली कि रिलीजियस प्लेसेस में, चाहे मस्जिद, दरगाह, खानका या गुरुद्वारे वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे शादियां वगैरह हो सकती हैं। लेकिन बात ये तो है कि कब्रिस्तान के अंदर टेंट लगा के और वहाँ फंक्शन करें, वहाँ खाना पीना कर रहे हैं, वो चीज नहीं हो सकती। वो बात को ऑपोजिट काउंसिल ने भी कहा और जज साहब ने भी उस चीज को दोहराया। तो वो स्पेशल लॉ वाला पॉइंट भी आज कीर्ति साहब उठाने से रुक गए। या तो उन्हें ये लगता होगा कि वी आर ऑन द वीक फुटिंग, क्योंकि वो रिलीजियस प्लेस के लिए तो एक उन्होंने रोक रखा रखी है कि रिलीजियस प्लेसेस को आप वहां से डिमोलिश नहीं करेंगे, लेकिन वहां जो एक्टिविटी हो रही है, बारात घर और जो डिस्पेंसरी जो है, वो कि रिलीजियस एक्टिविटी में तो आता नहीं है। बिल्कुल। तो हो सकता है जो पिटीशन जो ड्राफ्ट करी है जो हमारे इरशाद हनीफ साहब ने, तो उसमें वो उन्होंने पॉइंट तो लिख दिया, लेकिन बाद में जब ब्रीफिंग हुई होगी कीर्ति उपल साहब से, तो उन्हें लगा होगा कि ये पॉइंट जो है हमारा इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिलीजियस प्लेस नहीं है। क्योंकि जहाँ पे आप कब्रिस्तान तो मौजूद है नहीं मौके पर, वहाँ पर कोई खबर नहीं है और शादी हो रही है, और आपने एक्सेप्ट भी किया है, आपने एमसीडी के सामने भी जो है ये एक्सेप्ट किया है कि वहाँ पे हो रही थी शादियां, लेकिन ओकेजनली होती थी, या अब हमने बंद कर दिए हैं। और डिस्पेंसरी को भी है, तो वो रिलीजियस एक्टिविटी में आता नहीं, इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अगर वो कह देते भाई गवर्नमेंट लैंड पे एनक्रोचमेंट करके बना रखा है और आप हमें फिलहाल रिलीफ दे दीजिए इसमें, तो वो रिलीफ नहीं मिल पाती। इसलिए कीर्ति उपल साहब ने शायद वो वाला पॉइंट आर्ग्यू नहीं करा जज साहब के सामने, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा खाली उस पे जमाबंदी वाले पॉइंट पे, 3 बीघे 18 बिस्वे वाला जो लैंड वाला मामला है, कि जनाब ये जमाबंदी के अंदर जो है ये कब्रिस्तान दिखाया गया है, तो हमें इसलिए इसको कब्रिस्तान, अगर आप इसे डिमोलिश भी कर देंगे तो क्या करेंगे? एमसीडी वालों से आता है कि हम इसे सील कर देंगे। तो कीर्ति उपल साहब ने कहा कि आप इसको सील कैसे कर सकते हैं, कब्रिस्तान को जो कभी सील नहीं किया जा सकता। तो लेकिन जज साहब बोले भाई वहाँ कब्रिस्तान है ही नहीं, तो अगर सील भी हो जाएगा तो किसी का कोई राइट नहीं इफेक्ट होगा। जज साहब ने पूछा उनसे कि भाई आप कौन है, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जनाब वो जो पिटीशन थी सेव इंडिया फाउंडेशन का मैं एडवोकेट हूँ। तो जज साहब बोले वो तो आपने पीआईएल फाइल करी थी, वो आपकी वहां पे डिस्पोज हो गई है। यहाँ पे अब मैटर 2 पार्टीज के बीच में चल रहा है, एमसीडी और मैनेजिंग कमेटी के और वक्फ बोर्ड जो भी है उनके बीच में चल रहा है। तो आप इसमें कहाँ से इंटरेस्टेड पार्टी हो गए, आपका क्या इंटरेस्ट आ गया इसमें? ये तो इनका ओनर, लैंड ओनर का या लेसी का या जो भी है वक्फ लैंड का, इनका आपस में डिस्प्यूट है, इसमें आपका तो कोई राइट बनता नहीं है। तो इसलिए जज साहब ने उनको मना कर दिया कि, और उसका चेतन शर्मा साहब ने कहा भी वी आर हियर और हम इस मामले को अच्छी तरह सुनवाई मतलब टेकअप करेंगे, आप हम पे भरोसा रखिए। तो ये डिमोलिशन का श्रेय भी प्रीति सुरोही ने ले लिया। अब हम इनकी जो मंशा की बात कर रहे हैं कि ये चुन चुन कर मस्जिद दरगाहों पर होते हैं, और जहाँ पर भी मस्जिद दरगाह पर बिल्डोज़र चल रहा होता है तो इनको खुशी होती है। और ऐसे ही मामला जब आया देवरिया की दरगाह गिराए जाने का, देवरिया में दरगाह गिराने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट रिएक्शन को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इसमें से प्रीति सुरोही भी थे, जिन्होंने देखिए उनकी पोस्ट की, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में तो अब लड्डू फूट रहे होंगे, खुशी हो रही होगी। तो इस तरह की पोस्ट वो डालते रहते हैं।
हैं। आलोचकों का दावा है कि प्रीत सोही से जुड़े समर्थक अकाउंट्स पर खुशी संतोष जताने वाली प्रक्रिया दिखाई दी है। जी हाँ, लेकिन इस दरगाह की क्या खासियत है, क्या महत्व है, तो ये एक नॉन मुस्लिम महिला जो कह रही हैं वो बाइट भी सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा कि दरगाह का क्या महत्व रहा है। क्या करने आई थी? मैं इस पीर बाबा के पास आई थी जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था। मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, जोनिया में पढ़ाती थी। मेरे साथ एक मैडम थी हीना मैम, उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उस समय वहाँ थी तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं आज तो धो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ। मैंने कहा था ऐसी ऐसी बात है। बोली कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था, तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है, विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ तो नहीं, भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था, मैं मंदिर में पत्थर पूछ रही थी, तो यहाँ भी तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। तो फिलहाल मैं 1 महीने से गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी, तो मैं वहाँ मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहाँ से भागे आई। रात में आई हूँ, मैं इससे बोली कि चलो पहले हम लोग वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आए, पूछे क्या काम है, मेरे को शॉपिंग करनी है। तो मेरी शॉप है मेरी मकान, वहाँ चले गए और मैं बच्चे को लेकर सीधे यहाँ ऑटो रिजर्व करके आई, तो नीचे आ गई हूँ। और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना भगवान, मेरा बच्चा सही रहे। मतलब विश्वास है आपके यहाँ से? हाँ, मेरे को सब पे विश्वास है। जब मैंने किसी को देखा नहीं, विश्वास है कहीं जाती हूँ। मैं तो कालेश्वर महाकालेश्वर तक गई हूँ और मेरे पापा मतलब बीएसएफ में थे, तो कमांडेंट थे मेरे पापा। तो अभी आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने आई हूँ। उससे क्या नाम है आपका? रानी तिवारी नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? यहाँ देवरिया से ही हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मतलब खुद की दुकान है। और आप क्या करते हैं? आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। तो देखा, इसी आधार पर ये सवाल उठा है कि क्या अतिक्रमण के मुद्दे पर गंभीरता से ज़्यादा मुस्लिम धार्मिक ढांचों को निशाना बनाना प्राथमिकता बन गया है। यहाँ ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया प्रतिक्रिया कानूनी मंशा का निर्णायक प्रमाण नहीं होती, लेकिन वो सार्वजनिक धारणा को ज़रूर प्रभावित करती हैं। केंद्र में सवाल क्या है, क्या PIL का इस्तेमाल संतुलित जनहित के लिए हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हर इंसान PIL नहीं दाखिल कर सकता, हर इंसान की PIL पर कार्रवाई नहीं होती है। हैरतअंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं, इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड ये जो इनका बैकग्राउंड RSS का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और MCD को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने यह कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको उन्होंने एनक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? MCD के लोग, DDA के लोग और आपके LNDO के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? इसलिए जो हम आपको कह रहे हैं कि बिना समर्थन के, बिना किसी ऊपर के हाथ में प्रीत सोही ये काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास पूरी सपोर्ट है। और एक बात और निकल कर आ रही है जिस पे अब कार्रवाई शायद हो, कि वो अगर अब उनके अकाउंट में जाएंगे तो वो पैसा मांग रहे हैं, लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं। ये कितना डोनेशन आ रहा है, कौन कौन डोनेशन हो रहा है, अब इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी मांग बढ़ गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या अतिक्रमण के मामलों में सभी धर्मों और ढांचों पर समान पैमाना लागू हो रहा है? क्या सोशल मीडिया व्यवहार याचिकाकर्ता की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है? दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी ने इसी बहस को धार दी है। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन PIL अगर चुनिंदा बन जाए तो उस पर सवाल उठना तय है। कोर्ट की फटकार सिर्फ एक संस्था या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये चेतावनी है कि जनहित याचिका जनहित के लिए ही हो,
रिकॉर्ड बनाएं सुर्खियां बटोरने या किसी एक समुदाय को घेरने के लिए नहीं। ये सब तो बात हो गई, लेकिन नज़र 21 जनवरी की सुनवाई पर होगी, जहां कागजात, ज़मीन और कानून तय करेंगे कि सच क्या है। और जो भी सच होगा आपको दा स्वतंत्र पर बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।